दीपा ने अगली सुबह एक निर्णय लिया और उसने सेफ में रखे आभूषणों में से एक और आभूषण निकालकर शेष आभूषण कमल के सामने रख दिए। उस समय शिवानी भी वही थी। आभूषणों को देखते हुए उसने कमल से कहा, भैया, इनकी संख्या तो 10 थी, इस समय तो 8 ही हैं। दीपा ने कहा, 2 मेरे पास है, मैंने उन्हें अलग रख दिया है। भैया, देखना वो कौन से हैं, शायद उनकी कीमत कुछ अधिक हो। शिवानी फिर बोली। उसके शब्दों में दीपा के प्रति संदेह की झलक थी। कमल ने भी उसकी बात का समर्थन किया। वो बोला, दीपा, दिखा सकोगी उन्हें? दीपा कुछ भी न कह सकी। चेहरा झुक गया, कंठ सूख गया और चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। उसे समझते देर न लगी कि शिवानी उस पर संदेह कर रही थी। ये भी हो सकता है कि शिवानी को सच्चाई का पता चल गया हो। शिवानी उसके चेहरे के एक एक भाव को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। कमल भी उसी की ओर देख रहा था। वो फिर बोला, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया दीपा। आपको जेवर तो दे दिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो तुम्हारे पास हैं। और शिवानी बोली, ये भी सच है कि भैया उन्हें लेंगे नहीं, देखकर लौटा देंगे। देखने की आवश्यकता ही क्या है, किंतु इसमें आपत्ति भी क्या है? वो 2 आभूषण मैंने अपने लिए रखे हैं, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि इनमें से 2 आभूषण अपने लिए न रख सकूं? कमल बोला, दीपा, बात अधिकार की नहीं, उन्हें देखने की है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। दीपा ने इस बार साहस से काम लिया और शिवानी को कनखियों से देखते हुए घृणा से कहा, बात बुराई की नहीं, असली बात यह है कि मुझ पर संदेह किया जा रहा है। मेरे विषय में यहाँ तक सोचा जा रहा है कि या तो मैंने वो आभूषण किसी को दे डाले हैं अथवा बेच दिए हैं। ये संभव है। शिवानी अपना संदेह न छुपा सकी और कह गई। दीपा ने ये सुनकर क्रोध से दांत पीस लिए और विद्रोहपूर्ण स्वर में बोली, यदि यह संभव है तो इसके और भी बहुत सी बातें संभव हो सकती हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि तुमने मेरी अनुपस्थिति में ये सेफ खोली और उसमें से 2 आभूषण निकालकर किसी को दे दिए। दीपा, कमल चिल्लाया, आप मत बोलिए। यदि शिवानी मुझ पर संदेह कर सकती है तो मैं भी उस पर संदेह कर सकती हूँ। दीपा चिल्लाई, बल्कि अब तो मैं यही कहूंगी कि ऐसा ही हुआ है। शिवानी ने मेरे 2 आभूषण चुराए हैं। ये सुनकर कमल के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया, जबकि शिवानी क्रोध के कारण पागल सी हो गई और घृणा से चिल्लाई, नीच, कमीनी, तू बेघर बेसहारा थी, मैंने तुझे अपने घर में शरण दी, सहारा दिया, तुझे अपना माना, तुझे हृदय से लगाया और तुझसे जन्म भर का रिश्ता जोड़ा, और तूने मुझे उसके बदले में दिया तो ये रिश्तों का दर्द, जीवन भर की पीड़ा। तूने तो एक ही पल में सारे रिश्ते तोड़ दिए, मेरा एक एक उपकार भुला दिया तूने मुझे पर कोई उपकार नहीं किया। दीपा भी चुप न रही और चिल्लाई, और यह भी झूठ है कि तूने मुझे सहारा दिया। सच तो यह है कि तेरे मन में आरंभ से स्वार्थ की भावना थी। तू मुझे आरंभ से ही अपने भैया के लिए पसंद कर रही थी। तू बहू बनाना चाहती थी मुझे अपने घर की। तूने मुझसे 1-2 बार पूछा भी था कि भैया तुझे कैसे लगते हैं। सच्चाई ये है कि तूने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया है। इतना कहकर वो मुड़ी और तेज तेज पग उठाते हुए कमरे से बाहर चली गई। कमल सन्नाटे जैसी स्थिति में बैठा उसे जाते देखता रहा। तभी वो चौंका। निकट खड़ी शिवानी अपना चेहरा घुमाए हौले हौले सिसक रही थी। कमल कुछ क्षणों तक तो उसके आंसुओं को देखता रहा और फिर उसके समीप आकर स्नेह से बोला, बुरा मत मानो शिवा, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है। भैया, मैं जानता हूँ तुम पर झूठा आरोप लगाया गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि दीपा ने अपना अपराध छुपाने के लिए तुम्हें अपराधी ठहराया है, और जब ये सब मैं जानता हूँ तो तुम्हें दीपा की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। भैया, मैं नहीं जानती थी कि जीवन में यही तो होता है शिवा, प्रायः वही होता है जो हम नहीं जानते। प्रायः दर्द भी उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम अपना मानते हैं। दर्द कभी गैरों से नहीं मिलता। जाओ, अब नाश्ता ले आओ, मुझे देर हो रही है। शिवानी ने अपने आंसू पोंछ लिए और बाहर चली गई। विजय के मुकदमे का दिन। विटनेस बॉक्स में खड़ा विजय आज भी एकटक नजरों से दीपा को देख रहा था और अगली पंक्ति में बैठी दीपा की आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थीं। हरिया एवं चौधरी भी वही थे। उचित समय पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील मिस्टर हेगड़े ने अपने स्थान से उठकर जज महोदय को संबोधित किया, मीलॉर्ड, अब मैं यह मुकदमे से संबंधित चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मीलॉर्ड, मिस्टर हेगड़े ने कहा। मेरा सबसे पहला गवाह हरिया है और यह वो चश्मदीद गवाह है जिसने अपनी आंखों से मुलजिम विजय को जमींदार कृपाल सिंह पर गोलियां चलाते देखा है। हरिया अदालत में पेश हुआ। विटनेस बॉक्स में आकर उसने एक नज़र चौधरी पर डाली और इसके उपरांत जज महोदय की ओर देखकर वो बोला, हुजूर, यूं तो मेरा नाम हरिराज है किंतु लोग मुझे हरिया ही कहते हैं। तुम्हें अपनी गवाही में क्या कहना है? हुजूर,
सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि जमींदार साहब का खून छोटे मालिक अर्थात विजय साहब ने किया है। दरअसल हुजूर, उस रात छोटे मालिक लगभग 10 बजे रुद्रपुर से लौटे थे ही मुझसे बोले, हरिया क्या ये सच है कि मेरे पिता अपनी कुल संपत्ति दीना की भतीजी दीपा के नाम लिख रहे हैं? हुजूर, मैं तो इस संबंध में कुछ जानता न था, किंतु मुझे इतना पता था कि जमींदार साहब कभी कभी दीपा को लेकर शहर आते थे और अपने ही मकान में रहते थे। दीपा ये सुनकर चौंक गई। विजय अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सका और गला फाड़कर चिल्लाया, ये झूठ है जज साहब, ये हरामजादा झूठ बोल रहा है। मेरी दीपा गंगा एवं गीता की तरह पवित्र है। दीपा के किसी से अनैतिक संबंध नहीं हो सकते। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब ने मेज की टॉप पर हथौड़ा बजाया और विजय से बोले, मुलजिम विजय, तुम्हें ये ताकीद की जाती है कि तुम बीच में कुछ न बोलोगे। विजय खून जैसा घूंट पीकर रह गया।